अब हमने पहले साल कुछ पैसे जमा किए और हमने 75 बच्चों के तालीम का इंतज़ाम किया, उनकी फ़ीसें दी। ये बच्चे जो हैं ये मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, आईटी में हैं, बीबीए हैं और एग्रीकल्चर एरिया में हैं। माशाअल्लाह से 3,350 स्कॉलरशिप्स दी हैं और माशाअल्लाह से हम लोग पाकिस्तान के लार्जेस्ट प्राइवेट फंडर ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन बन गए हैं। ये बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम $200 है। ये गरीब से गरीब तरीन तबका है और यही कमाल है कि ये इस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचे कैसे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वो बच्चे हैं, ये 3,350 बच्चों की स्टैटिस्टिक्स, कि इनके एवरेज मार्क्स HSC में 82% हैं। अब आप बताइए कि इतने गरीब और इतने काबिल। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के ऑफ़िस में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन जिनका नाम है हफीज़ुल हक साहब। और हफीज़ुल हक साहब ये लंदन से आए हुए हैं यहाँ पे अपने ऑफ़िस विज़िट के लिए एज अ चेयरमैन। तो हम इनसे जानते हैं कि इस एजुकेशन फाउंडेशन की क्या क्या ज़िम्मेदारियां और क्या कर रही है। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी फाइनेंशियली इश्यूज़ की बिना पर अच्छे पढ़ने वाले होते हैं और अपने फाइनेंशियली इश्यूज़ की बिना पर वो आगे तालीम को जारी नहीं कर पाते, तो ये इसकी स्कॉलरशिप देते हैं तकरीबन 4 to 5 ईयर्स के दरमियान। तो इसी चीज़ को लेकर ये चल रहे हैं। तो हफीज़ुल हक साहब से जानते हैं हम कि इसके बारे में मज़ीद तफसीलात क्या है, क्या कहते हैं। जी हफीज़ुल हक साहब बताइएगा प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में। जी शुक्रिया बहुत बहुत इस मौके का। देखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन कायम हुई 2009 में और 2009 में ये हुआ कि इत्तेफाकिया मैं एक दोस्त से मिलने लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में गया, तो वहाँ उनके ऑफिस के बाहर कोई 25-30 बच्चे खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वो बच्चे हैं जिनको आज दाखिला मिल गया है इस बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैंने कहा कि ये इतने उदास क्यों खड़े हुए हैं। कहने लगे वो इस वजह से कि इनकी खुशी का दिन भी आज ही है क्योंकि उनको हमारे कॉलेज में दाखिला मिल गया है और यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगले 4-5 साल की फ़ीस कहाँ से आएगी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के कि ऐसा भी होता है। बहरहाल मैं 3-4 दिन बाद कराची आ गया लाहौर से और अपने दोस्तों के साथ बैठा और मैंने उनसे सबसे ये वाक़या सुनाया और उन सब दोस्तों ने मिलकर इस चीज़ का फ़ैसला किया कि हम प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन का क़याम पज़ीर करें इसको और इन बच्चों की मदद करें। यहाँ से प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन की इब्तिदा होती है। अब हमने पहले साल कुछ पैसे जमा किए और हमने 75 बच्चों के तालीम का इंतज़ाम किया, उनकी फ़ीसें दी। ये बच्चे जो हैं ये मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, आईटी में हैं, बीबीए हैं और एग्रीकल्चर एरिया में हैं। और आज माशाल्लाह से हमको तकरीबन 15 साल हो गए हैं और हमने पिछले साल माशाल्लाह से 3,350 स्कॉलरशिप्स दी हैं और माशाल्लाह से हम लोग पाकिस्तान के लार्जेस्ट प्राइवेट फंडर ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन बन गए हैं।
अच्छा हाफिज़ साहब, ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पर कि लोग तालीम नहीं हासिल कर पाते, जारी नहीं रख पाते। तो एक तो ये तो डिग्री होल्डर्स हो गए कि डिग्री की तालीम लेनी है। अच्छा, इससे भी नीचे अगर आप आएँ तो स्कूल बेसिस के ऊपर भी जो है, यानी बेसिक तालीम भी लोग नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखें, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने ये देखा कि जब हम लोगों ने फैसला किया कि हमें कुछ पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, तो हमने ये देखा कि स्कूल एजुकेशन में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। TCF है, दिल है, HDF है और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन जिसकी जो खूबसूरती है और वैल्यू प्रोपोजिशन है, वो कोई भी नहीं कर रहा। और कुछ हुकूमत करती है नो डाउट, लेकिन कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको स्ट्रक्चर तौर पे नहीं कर रही। किसी ने 2 बच्चे कर लिए, किसी ने 5 बच्चे कर लिए, किसी ने 10 बच्चे कर लिए, वो एक दूसरी बात है। तो हमने ये फैसला किया कि हम अपना फोकस जो है वो सिर्फ उस चीज़ पे रखेंगे जो कि इस वक्त कोई इसकी तवज्जो नहीं दे रहा। इसलिए हम और मैं समझता हूँ कि जो स्कूल की जो एजुकेशन में जो काम हो रहा है वो होना चाहिए, उसमें बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना फोकस इस चीज़ पे रखा है। अच्छा फिर सब यही बताएं कि अक्सर जगहों पर देखा गया है कि यहाँ पे लोगों को अच्छी डिग्री लेकर निकलते हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये आता है जब वो फाइनल ईयर के बाद जॉब के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके पास जॉब्स नहीं होती हैं, तो वो मूव कर जाते हैं बाहर की साइड पर। कोई कनाडा चला गया, कोई सऊदीया चला गया, कोई अमेरिका चला गया, इस तरह से कोशिश में रखते हैं। जिनके पास वसाइल होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जो बहुत सारे वसाइल जिनके पास नहीं है वो यहीं पर ही रह जाते हैं। तो सर क्या इस तरफ भी मुतवज्जो नहीं होना चाहिए, इस तरफ भी नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान का टैलेंट जो कि पाकिस्तान में टैलेंटेड है तो आपने सपोर्ट किया और वो आगे गया, यूनिवर्सिटी में उसकी स्कॉलरशिप भी आपने सपोर्ट की, लेकिन जब वो फारिग होता है तो उसको कोई जॉब ही उसके लिए नहीं होती है, तो फिर वो मूव करने की सोचते हैं। और जिनके पास वसाइल मूव कर गए, जिनके पास नहीं है वो यहीं रह गए। और फिर वो तकरीबन हर जगह पे ये होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सपीरियंस मांगती है। एक्सपीरियंस तो जब ही आएगा ना जब जॉब करेगा कोई, जब नहीं होगा तो कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा। फिर वो डिसाइड होते हैं कि यार इतना पढ़ने के बाद भी इस साल पे मौजूद है। अच्छा, मैं इसका जवाब थोड़ा सा लंबा दूंगा, और आपको इसलिए लंबा दूंगा कि इसमें थोड़ा सा आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि जिन बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये वो आम तौर पर जो हमारी एलीट क्लास है, जो कि या ऐसे लोग जो कि बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं, वो बच्चे हरगिज़ नहीं हैं। ये बच्चे जो हैं, मैं आपको उसके स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ कि हमारे पास जो 3350 बच्चे हैं, इनकी स्टैटिस्टिक्स हमारे पास हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा, पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है $1800। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसके बावजूद उसकी मतलब पर कैपिटा इनकम $1800 है। ये बच्चे हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं, उनकी एवरेज पर कैपिटा इनकम $200 है। ये गरीब से गरीब तरीन तबका है, और यही कमाल है कि ये इस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचे कैसे। और ये भी हमको, मैं आपको बता दूं कि ये वो बच्चे हैं, ये 3350 बच्चों की स्टैटिस्टिक्स, कि इनके एवरेज मार्क्स HSC में 82% हैं। अब आप बताइए कि इतने गरीब और इतने काबिल। मैं तो ये इस पिक्चर को जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा खूबसूरत पिक्चर है कि पाकिस्तान के गरीब तबका जो है उसमें ये लगन है और ये ताकत है कि वो अपने बच्चों को बड़ी कुर्बानियाँ देकर, बहुत ऐसी कुर्बानियों की स्टोरीज़ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता,
वो देकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर उनको इंजीनियर, डॉक्टर और काबिल बनाते हैं ताकि वो इस गुर्बत के दौर से निकल सकें। तो पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे और उसके जवाब। इन बच्चों के वालिदैन ने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कि इनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो यकीनन है कि वो जॉब उनको मिले। हम ये करते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रेनिंग का काम शुरू किया है। जो बच्चे निकलते हैं उनको हम एक ट्रेनिंग देते हैं अपनी जॉब हासिल करने की, उनमें कॉन्फिडेंस देने की, उनमें इंटरव्यू देने की स्किल्स की, इस चीज़ की, ताकि उनको जॉब मिलने में आसानी हो। दूसरी बात ये समझनी बड़ी ज़रूरी है कि इन बच्चों का फोकस बाहर जाना नहीं है। चले जाते हैं 2-3, मतलब हमारे अगर मैं जहाँ तक मुझे पता लगा है कि अगर तकरीबन 3-3.5 हज़ार बच्चे जो हमने पढ़ा के फ़ारिग किए हैं, उनमें से मुमकिन है 5-6-7 गए होंगे, बाकी नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? इसलिए कि इनकी पहली प्रायोरिटी है कि अपने वालिदैन का ख्याल करें जिन्होंने इनको ये मौका दिया है। और दूसरी प्रायोरिटी इनकी क्या है? दूसरी प्रायोरिटी ये है कि ये अपने भाई बहनों को पढ़ाएं और उनको भी प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। और ये सब लोग जो हैं गांव में, कोई चौकीदार का बेटा है, कोई माली का बेटा है, कोई जो घर में मेड है उसका बेटा है, कोई शॉपकीपर का है, कोई रिक्शा ड्राइवर का बेटा है, कोई फार्मर का बेटा है जो कि 15,000 रुपये कमा रहा है साल के, महीने के। तो ये बच्चे जो हैं ये अपने जब गांव में दोबारा जाते हैं तो ये हीरोज़ होते हैं, ये रोल मॉडल्स होते हैं कि देखो मैं कहाँ से निकला था और मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। और यही सबसे पहले इसकी जो इम्पैक्ट होती है वो उनकी अपनी फैमिली में होती है कि उनके बच्चे भाई बहन को भी ये चस्का लगता है कि हम भी मेहनत करें और पढ़ें, नंबर अच्छे लाएं, दाखिला लें और इस किस्म की हेल्प जब इनको मिल सकती है तो हमको भी मिल सकती है। तो ये जो है जैसे मैं कहता हूँ कि ये ऐसी तब्दीली है जो कि नाकाबिल यकीन है। आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका कितना मल्टीप्लाइंग इफ़ेक्ट है। मेरे एक एलमनाई है जो कि माशाल्लाह से वो बाहर चला गया और वहाँ उसने बड़ा मतलब बहुत अच्छी तनख्वाह पे डॉक्टर बन गया। तो मैंने एक दफ़ा उसका इंटरव्यू लिया तो उसने मुझे बताया कि सर मेरे 32 भाई, अगर मैं भाइयों को और फर्स्ट कज़न को लेके चलूं तो उसमें 32 का हिस्सा है। तो मैं पहले तो हैरान हुआ, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि 13 मेरे बहन भाई हैं, 12 बच्चे मेरे चचा के हैं और 10 मेरी पुप्पी के हैं, ये 32 हैं। मैंने कहा अच्छा तो तुम क्या कर रहे हो? अच्छा ये वो शख्स है जो कि रानीपुर सिंध में एक मोटर मैकेनिक का बेटा है और वो वाहिद आदमी है जो कि उस पूरे इलाके में कभी डॉक्टर बना है। कह रहे हैं सर मैं सबसे पहला काम ये कहा है, मैंने इन सबको कह दिया है कि मैं तुम्हारी तालीम के अखराजात बर्दाश्त करूँगा और मैं न सिर्फ तालीम के अखराजात बर्दाश्त करूँगा, जो तुम तनख्वाह छोटी मोटी कमा रहे हो वो भी मैं तुमको दूंगा ताकि तुम्हारे वालिदैन को ये ना लगे कि ये जो आमदनी थोड़ी बहुत आ रही थी वो भी गई। अब आप बताइए, मैंने उससे कहा कि यार तुमने तो अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन कायम कर दी है
तो आप ये सोचिए कि एक बच्चे को पढ़ाने से क्या नतीजा निकला है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चे जो हैं, ये हमारे बच्चे वो ज़्यादातर यही करते हैं कि सबसे पहले अपने भाई बहनों को पढ़ाते हैं। तो इट इज़, और ये मुझे पता नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे ये पता है। हम तो ये समझते थे कि हमने एक बच्चे को पढ़ा दिया। असल में ये स्टोरी तो वहाँ से शुरू होती है। 4 साल के बाद तो असल में स्टोरी शुरू होती है उस तब्दीली की जो कि मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा हफीज़ साहब, माशाल्लाह से बिल्कुल आपने बहुत सही बात की और बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे सर, फ़ंड रेजिंग कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और जो आप लोग ये कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। तो इसकी फ़ंड रेजिंग का आप लोगों ने किस तरह से सिलसिला बनाया हुआ है, किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट मिलती है, और इसको मज़ीद प्रमोट करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके सिलसिले में सपोर्ट मिल सके, उसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि असल में तो हर चीज़ अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें मैं 2-3 बातें कहूँगा कि जो हमारा बोर्ड मेंबर्स हैं वो हमारी बहुत मदद करते हैं। जो बाहर से पैसे जमा करने हैं वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मुझे कुछ और बोर्ड मेंबर्स भी इसमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो मेनली मेरी ज़िम्मेदारी है। अभी तक जो हमने मॉडल रखा हुआ है वो यही रखा हुआ है कि हम अपने जान पहचान लोगों से, कुछ कॉरपोरेशन से, कुछ सक्सेसफुल पाकिस्तानी से जो कि बाहर भी काम करते हैं या यहाँ भी काम करते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन बताते हैं। देखें, एक तो ये कि हमारी जो सारी डोनेशन और अखराजात और ज़कात कंप्लायंट, हमारे पास एक एक्सटर्नल शरिया एडवाइज़र है जो हमें ऑडिट करता है और हम बड़ी कोशिश करते हैं कि हम उसको पाबंद हों उसके। तो आप लोग बेतकल्लुफ़ी से हमें ज़कात दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान सेंटर ऑफ फिलैंथ्रोपी, जो कि 450 नॉन प्रॉफिट्स की ऑडिट करती है हर तीसरे साल, हम भी पिछले 4-5 बल्कि 10-15 साल से उनके ऑडिट्स करवा रहे हैं। हमारे पिछले ऑडिट में उन्होंने हमें 93 मार्क्स दिए ऑन द गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। तो मैंने जब उनसे पूछा कि हमारी रैंकिंग क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि योर मार्क्स एंड योर रेटिंग इज़ अमंगस्ट द टॉप बेस्ट 5 नॉन प्रॉफिट्स इन पाकिस्तान आउट ऑफ 450। यानी कि माशाल्लाह से हम टॉप 1% बेस्ट गवर्नड ऑर्गेनाइजेशंस में से हैं। उसका जो मज़ीद हमको एक कंफर्मेशन मिला वो ये था कि मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि हर साल एक कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड देती है, विच इज़ बेसिकली फॉर द बिजनेसेस, लेकिन उनमें कुछ चैरिटीज़ भी शामिल होती हैं। तो उन्होंने एजुकेशनल चैरिटीज़ में खाली 2 चैरिटीज़ का नाम लिया। उसमें से एक PF थी और एक TCF। तो हमें इस बात की बहुत फ़ख्र है कि हमारी टीम और हमारे बोर्ड ने हमको इस लेवल पर डोनर कॉन्फिडेंस दिया। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि हमारी वैल्यू प्रॉपोजिशन कितनी स्ट्रांग है। एक बच्चे की साल की फीस 1 लाख रुपए है। 4 लाख में वो इंजीनियर बन जाता है, 5 लाख में वो डॉक्टर बन जाता है। जब वो पहली जॉब करता है तो ये पैसे 7-8 महीने में कमा लेता है। तो हम जो बिज़नेस के लोग हैं, हम उनको एक बिज़नेस प्रपोजिशन पेश करते हैं कि आपको इससे अच्छा कोई रिज़ल्ट मिलेगा किसी बिज़नेस में कि आप ठीक है, आप
आपका रिटर्न जो है वो आपकी जेब में नहीं जाएगा, वो सोसाइटी की जेब में जाएगा। लेकिन आपने 8 महीने में रेट ऑफ रिटर्न किस चीज़ का मिलता है? किसी चीज़ का नहीं मिलता। लेकिन ये बच्चे करके दिखाते हैं। तो इस वजह से हमें कुछ आसानी होती है, लोगों से मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि हमारी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है इतनी स्ट्रांग है कि ये बातें सुनकर और ये बच्चों की कहानी सुनकर, जो मैंने आपको पहले बताई कि इसका जो एक कम्युनिटी पे इम्पैक्ट है वो कितना बड़ा है, फिर लोग यकीनन सपोर्ट करते हैं। सर एक चीज़ और भी बताएं कि जैसे आपने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें ज़रा से बात आपने बताया कि आपने ट्रेनिंग का भी सिलसिला रखा हुआ है आफ्टर डिग्री जो है, तो सर इसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ भी हैं जो कि एकेडमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज करती हैं, ठीक है ना। तो सर ऐसी सोसाइटीज़ के साथ क्या प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन मिल रहा है जो कि वहाँ पे भी जाके इन बच्चों को सपोर्ट मिले? देखिए, आपने वो बात कही है कि जो कि मुझे इसकी हमारी इस तरफ थिंकिंग तो है, लेकिन अभी तक हमने इसको अमल पैरा नहीं किया। और आपका माशाल्लाह से जो मैगज़ीन है, अगर हम उसके ज़रिए इस मैसेज को फैला सकें तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर हम इन ऑर्गेनाइजेशन से आप हमारी मदद भी करें इंट्रोडक्शन में, और हम इनके साथ काम करें, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। असल में हमारे बच्चों को इस किस्म की हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि इन बच्चों के पास कोई सिफारिश नहीं है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो इनको इस किस्म की मदद पे देना ये बड़े सवाब का काम है और बहुत कौमी तौर पे भी बहुत ज़रूरी काम है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, और मज़ीद कुछ आप कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? देखें, बस मैं यही चाह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने हम सबको, हमारी बोर्ड की टीम को और जो पीएफ की हमारे ऑफिस की टीम है उसको ये एक नेक काम करने का मौका दिया। पहली बात उसके हम खुदा का शुक्रगुज़ार हैं। और एक बस मैं शेर पे ये इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो मुझे बहुत पसंद है और जो कि मुझे लगता है कि यह हमारे लिए लिखा था उन्होंने। वो ये है कि दागे सुजूद तेरी पेशानी पे हुआ तो क्या, दागे सुजूद तेरी पेशानी पे हुआ तो क्या, कोई ऐसा सिजदा भी कर कि ज़मीं पे निशान रहे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस काम से कुछ ऐसा काम करें जिस पे ज़मीन पे निशान रहे। शुक्रिया बहुत बहुत।